नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK GS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का हिस्ट्री नोट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? खान सर का हिस्ट्री नोट्स, जिसमें से टॉपिक 1 टॉपिक 2 पढ़ा चुके हैं। 2 वीडियो पढ़ा के डाल चुके हैं वीडियो। आप इस नहीं देखे हैं तो प्यारे दोस्तों इस चैनल पर जाइए और आप देख सकते हैं। इस चैनल पर SK GK GS चैनल पे, इसी चैनल पे डाला हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो को दोनों को देख लीजिए, तो तभी आकर इसको देखिएगा। ऐसे इसको देखकर भी उसको देख सकते हैं। तो ऐसे सीरियल वाइज देखिएगा तो और बढ़िया है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इसको भी देखकर वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी देखें। तो आज इस वीडियो देख लीजिए और वो भी वीडियो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 है, ऐतिहासिक काल। आज स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो खान सर का नोट्स है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है, जो 2024 में अपडेट करके जारी किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों मार्केट में। तो आप लोग इस नोट्स को ज़रूर शुरू से अंत तक आप लोग पढ़ने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम इस नोट्स को तीसरा पार्ट को पढ़ेंगे। तीसरा है ना, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर इस वीडियो अगर लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरे कहना अगर आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर, इस नोट्स को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। तो आज चलिए पहले मोटिवेशनल आप लोगों को सुना देता हूँ। आज का मोटिवेट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आज का मोटिवेट है कि अपना वक्त ऐसे व्यक्ति के मैसेज का इंतज़ार करने में मत बर्बाद करो। अपना वक्त ऐसे व्यक्ति के मैसेज का इंतज़ार करने में मत बर्बाद करो जिसकी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू ना हो, है ना। अपना वक्त करियर बनाने के लिए मेहनत करने में लगाओ, फिर देखो पूरी दुनिया की नज़र में तुम्हारी वैल्यू होगी। मतलब कहने का सेंस है मेरे प्यारे दोस्तों कि अपना वक्त ऐसे व्यक्ति के मैसेज का इंतज़ार करने में मत बर्बाद करो जिसकी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू ना हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता। और तो वैसा व्यक्ति के मैसेज का इंतज़ार मत करो, है ना। अपने कैरियर पर ध्यान दो, है ना। मेहनत करो, पढ़ाई करो और कुछ बनो। तो अपना वक्त करियर बनाने के लिए मेहनत करने में लगाओ, अपना करियर बनाओ, फिर देखो पूरी दुनिया की नज़र में तुम्हारी वैल्यू होगी, तुम्हारी वैल्यू करेगी, इज्जत प्रतिष्ठा सब करेगा। तो चलिए मैं प्यारे दोस्तों, आज का मोटिवेशनल यही था। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 नंबर तक 1 और 2 क्या है, 1 और 2 पढ़ा दिया गया है। तो आज का क्या है, 3 है। ऐतिहासिक काल है, क्या है, ऐतिहासिक काल है। हिस्टोरिकल पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल के बारे में
लिखित स्रोत उपलब्ध है? क्या ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है? इसके बारे में लिखित स्रोत क्या है? उपलब्ध है और इससे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल क्या हो जाता है? पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक 3 भाग में बांटा हुआ, पुरातात्विक और विदेशी यात्रा और साहित्य। कितने भाग है? या इतिहास जो है 3 भाग में बांटा हुआ है, पुरातात्विक, विदेशी और साहित्य। और पुरातात्विक 2 भाग में है, सिक्का और अभिलेख। पुरातात्विक क्या क्या आता है? सिक्का और अभिलेख आता है। और विदेशी यात्रा में कुछ नहीं है। साहित्य में 2 है, धर्म है, धार्मिक है और गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक है ना। तो आगे चलिए, अब आइए धार्मिक। क्या? धार्मिक भी 2 भाग में बांटा हुआ है, एक ब्राह्मण में, एक गैर ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण में क्या क्या आ जाता है? कितने भाग में है? 1 2 3 4 5 6 भाग में। ब्राह्मण जो है 6 भाग में बांटा हुआ है। पहला वेद, दूसरा उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। ब्राह्मण जो है 6 भाग में बटा हुआ है। तो चलिए आगे है गैर ब्राह्मण 2 भाग में बटा हुआ है। कितने? 2 भाग में। कौन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? गैर ब्राह्मण 2 भाग में है, जैन और बौद्ध 2 भाग में बांटा हुआ है। तो चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर चलता है। चलिए, सिक्का है। क्या है? सिक्का, कॉइन्स। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। पहला है टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। टेराकोटा का सिक्का क्या चीज़ का बना था मेरे प्यारे दोस्तों? तो मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा की सिक्का जो है मिट्टी का बना हुआ था। दूसरा है मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। क्या चीज़ का था मेरे प्यारे दोस्तों? पहला धातु का सिक्का था। नेक्स्ट है तीसरा है पर्ण चांदी के सिक्के थे। पर्ण क्या था? पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। क्या? मौर्य काल में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। क्या? सातवाहन काल में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमा में पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा? यूनानी शासकों द्वारा क्या प्रचलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा क्या हुआ? प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा किया गया? तो कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। कौन थे? स्कंदगुप्त शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों मयूर शैली। क्या है? मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। इस सिक्के का प्रचलन जो है गुप्त काल में सर्वाधिक था। नेक्स्ट है
कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। कौड़ी का प्रयोग किसका? कौड़ी का प्रयोग कहाँ हुआ? गुप्त काल में ही हुआ। नेक्स्ट है चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। अगला है रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। रुपए का प्रारंभ किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने रुपए की प्रारंभ किया। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों 13 नंबर में दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। अगला है सोने की असरफी। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया। किसने किया मेरे प्यारे दोस्तों? शेरशाह सूरी ने किया। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल करके और ऑल कर दे ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन और लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अभिलेख। क्या है? अभिलेख है। एपिग्राफ है। क्या है? एपिग्राफ है। क्या है? इनक्रिप्शंस। तो चलिए अगला क्या है? पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट है छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है ना? शिलालेख कहलाता है। अगला है स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। नेक्स्ट है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रमुख शिला अभिलेख है। नेक्स्ट है विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। नेक्स्ट है पहला अभिलेख बोगजगोई ने मिला। पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। कहाँ? तुर्की या एशिया माइनर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में है। हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट है इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था। हाथी गुफा का अभिलेख किसने लिखा? तो इसे कलिंग राजा कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था? कलिंग के राजा नंदराज था जो गंगवंश के शासक था। क्या? गंगवंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐहोर अभिलेख। क्या? ऐहोर अभिलेख राजस्थान का है। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 4 नंबर। प्रयाग अभिलेख। क्या है? प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद का। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। स्तंभ लेख है ना? पिलर एडिकेटस स्तंभ लेख है। क्या है?
स्तंभ लेख है। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। स्तंभ लेख क्या है? यह स्तंभ के समान क्या होता है? ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट है हेलियोडोटस। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज। क्या है? गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख MP मध्य प्रदेश। इसमें भागभद्र क्या? भागभद्र ने इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है ना? भागवत धर्म की जानकारी दी है। नेक्स्ट है विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। चलिए आगे हैं। पहला है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन है। हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका है ना? भारत का वर्णन किया गया है हेरोडोटस क्या है? हिस्टोरिका से। आगे मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज जो है इंडिका है। इंडिका से क्या किया गया? वर्णन किया गया है। परपुलर क्या है? पर्पल्स ऑफ द ये क्या? एरिथ्रियन सेन अज्ञात। नेक्स्ट है टॉलमी जियोग्राफिका है। जियोग्राफी का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लिनी। क्या? प्लिनी जो है नेचुरल क्या है? हिस्टोरिका है ना? अगला है अलबेरूनी। अलबेरूनी जो है किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद है। नेक्स्ट है मार्को पोलो चीन का यात्री है। अगला है फाहियान फोक्यू की चंद्रगुप्त टू है। अगला है वेनसोंग सीयू की हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारानाथ कांगयूर है। कांगयूर है तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान 399 ईस्वी में आया। फाहियान को क्यू की पुस्तक यह चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौरी की चर्चा है। अगला है संयुगन। क्या? संयुगन 518 ईस्वी में है ना आया। चीन इसे अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की। कितने? 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनसोंग। क्या है? वेनसोंग 629 ईस्वी में आया जो सीयू की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का क्या कहते हैं? राजकुमार कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इतिसंग। क्या है? इतिसंग 673 ईस्वी में आया। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां है ना फोटो कॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। कितने? 400 प्रतियां फोटो कॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। कौन? इतिसंग। इब्न बतूता। क्या? इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का? मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट है इसकी पुस्तक रेहला है। क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रेहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट है क्या? अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कौन? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है फाहियान 399 ईस्वी में आया। फो क्यू की पुस्तक यह पुस्तक फोक्यू की पुस्तक है जो यह चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के दरबार में आया था।
फाहियान जो है 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौरी की चर्चा है। नेक्स्ट अगला है संयुगन 518 ईस्वी में आया। चीन इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की। आगे है वेन सोंग 629 ईस्वी में सियुकी, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कहा किसके? हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। नेक्स्ट है चलिए आगे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इतिसंग। क्या है? इतिसंग 673 ईस्वी में यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। कितना? 400। अगला है इब्न बतूता, यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। क्या? साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में चलिए क्या है, पहला पॉइंट है कि लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। अगला गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। इसका संबंध जो है किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? गैर धार्मिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन धार्मिक स्रोत। क्या? धार्मिक स्रोत में इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। धार्मिक स्रोत में क्या है? इसका संबंध जो है किसी न किसी धर्म से रहता है। अगला है गैर ब्राह्मण। वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है और उसे ब्राह्मण कहते हैं। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहा जाता है। अगला है जैन साहित्य। यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग और 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। ये सब क्या? ये सब जो है उदाहरण है जैन साहित्य का। जैन साहित्य क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ जाइए बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। बौद्ध साहित्य जो है कौन सा भाषा में मिले? पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियाँ, कितने? 200 कहानियाँ हैं। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ललित विस्तार। क्या? ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। नेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। अगला है बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। कितने? 3 पुस्तकों की समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पहला है सुत्त पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है विनय पिटक। यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है। अगला है अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। नेक्स्ट चलिए अगला है वेद। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है।
वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद और ज्ञानी। चलिए इसको वेद के बारे में बताते हैं। वेद, कौन कौन वेद है? 4 वेद है। कौन कौन है? ऋग वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। 4 वेद है। कितने वेद है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। और ऋग्वेद की ज्ञानी जो है होत्री है। ऋग्वेद की ज्ञानी होत्री है और सामवेद की ज्ञानी उद्गाता है और यजुर्वेद की ज्ञानी अरवु है और अथर्ववेद की ज्ञानी ब्राह्मा है। तो ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? कौशतकीय ऐत्रेय हैं। और सामवेद की ब्राह्मण ग्रंथी क्या है? पंचवीस है। और यजुर्वेद की तैत्रेय शतपथ है और अथर्ववेद की गोपथ है। तो चलिए आगे है उपवेद। ऋग्वेद की उपवेद क्या है? यजुर्वेद। सामवेद की उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद की उपवेद धनुर्वेद। अथर्ववेद की उपवेद शिल्पवेद। अब आ जाइए ज्ञानी में। ज्ञानी में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऋग्वेद की प्रजापति, यजुर्वेद प्रजापति होगा। सामवेद की ज्ञानी, सामवेद में जो गंधर्व है, गंधर्व वेद, इसकी ज्ञानी क्या है? नारद है। और धनुर्वेद की ज्ञानी विश्वामित्र है। और शिल्प वेद की विश्वकर्मा है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदों की रचना किसने किया है? ईश्वर ने किया है ना? किसने किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ईश्वर ने किया है। अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में कृषि द्वैवायन। गुप्त काल में कृषि जो है कृष्ण द्वैवायन व्यास ने वेदों का संकलन या कलेक्शन किया है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। कितनी थी? 3 थी। लेकिन ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थे। लेकिन यजुर्वेद थी अतः वेदों को त्रि कहा जाता था। पहले जो है वेदों को त्रि कहा जाता था। लेकिन अर्थात अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया। अथर्ववेद को कब किया गया? बाद में शामिल किया गया। इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। वेद त्रयी जो है उसमें नहीं रखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है तथा 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। क्या सबसे बड़ा वेद है? इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। कौन सा? सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट पे। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। शूद्र का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। किसका? पुराण का। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है। पुराण क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। अगला है 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। सोम देवता की चर्चा कौन मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। अगला है ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। किसका? चिकित्सा की चर्चा है।
इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 10 राग युद्ध की चर्चा है। इसमें क्या है? 10 राग की युद्ध की चर्चा है। नेक्स्ट है, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। क्या होता है? गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं। सामवेद में कितने मंत्र हैं प्यारे दोस्तों? तो 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र जो है मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्र को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है, ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। अगला है, सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर है, जो कौन कौन है? सा रे ग म प ध नि की चर्चा है। सा रे ग म प ध नि की चर्चा है। आगे है, ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। ये जो है संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। आगे चलिए, पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों कि सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है। अगला है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अगला है, गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। अगला है, आयुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र हैं। आयुर्वेद में 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। क्या? युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा कौन सा वेद में है? तो आयुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। क्या है? गद और पद दोनों में। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। इससे 2 भाग में बांटते हैं। कौन? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद को रखा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद में पद को रखा जाता है। अगला, इस ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं, है ना। इस ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 4। अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र है। कितने हैं? अथर्ववेद में कितने? 6000 मंत्र हैं, है ना। चलिए, इसमें जादू टोना, अथर्ववेद में जो है जादू टोना, वंशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद में जादू टोना, वंशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। क्या है? शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या? शिल्पवेद है। अगला है, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अगला है, अथर्ववेद क्या? अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। क्या? इस वेद को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध और अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेखित किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेद के जो है अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। नोट है, वैदिक काल में जो यव या गेहूँ, गोधन, चालन क्या है? चावल, व्रीहि कहा जाता है। वैदिक काल में जो यव गेहूं को कहा जाता है, गोधन चावल को व्रीहि कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? आर्णयक। क्या है? आर्णयक। आर्णयक जो है वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हुआ हो।
क्या हुआ, जंगल में हुआ है। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। कितने? 7 है। अगला है, अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है, आरण्यक है। नेक्स्ट है वेदांत। क्या है, वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। अगला है वेदांग की संख्या कितना है, 6 है। कितने हैं, 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याजो निशी कुछ, ब्याजो निशी कच्छ। तो ब्याजो मतलब व्याकरण, ज्यो ब्या मतलब व्याकरण, जो मतलब ज्योतिष, निशी मतलब नी मतलब निरुक्त, सी मतलब शिक्षा, कक्ष मतलब कच्छ मतलब क से कल्प और छ से छंद, है ना। चलिए, वेदांग की संख्या 6 है ना। तो ब्याजो निश कच्छ, ब्याजो निश कच्छ, ब्याजो व्याकरण ज्योतिष, व्याकरण ज्योतिष, निशी निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण जो है अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा क्या है, लिखे गया है। व्याकरण जो लिखा गया है अष्टाध्यायी के द्वारा, पाणिनि के द्वारा। ज्योतिष जो है बृहत संहिता वराह मिहिर है। निरुक्त की निरुक्त शास्त्र है, क्या है, निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा का शिक्षा शास्त्र है। कल्प का कल्प शास्त्र है, क्या है, कल्प शास्त्र है। नेक्स्ट, छंद का छंद शास्त्र है, क्या, छंद शास्त्र। अगला है निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ है भाषा विज्ञान होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया है, क्या, कल्प की रचना किया है। अगला है वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। क्या है, वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता है, उपाध्याय कहते हैं। नेक्स्ट, पुराण। क्या है, पुराण। तो चलिए पुराण पढ़ा देते हैं। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष ने किया था। पुराण की रचना किसने किया, महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया था। किसने, उग्रश्रवा ने किया था। इसकी संख्या 18 है ना। पुराण की संख्या कितने, 18 है। अगला है इसे 5 वेद या वेदों का वेदांग कहते हैं। इसे 5 वेद, कितने, 5 वेद या वेदों का, क्या, वेदों का वेद कहते हैं। अगला है इससे प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। क्या करते थे, सुन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विष्णु पुराण। इससे मौर्य वंश की जानकारी मिली है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण। इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। किस, मत्स्य पुराण में। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण। इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी, क्या हुआ, पानी पीता था, है ना, वायु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों उपनिषद। क्या है, उपनिषद। तो उपनिषद है, इसका अर्थ होता है, उपनिषदों की अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु
गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों कि उपनिषद 108 हैं। कितने हैं? 108 है। उपनिषदों कितने? 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। कितने? 13 उपनिषदों की जो है मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है बृहदर्थ। क्या है? बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है ना। नेक्स्ट है कठोर। क्या है? कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद, इसमें यह एवं नीचे नचिकेता की चर्चा है। इसमें ऊ शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। क्या चीज़ का? उस शब्द की जो है उस शब्द की महत्व को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलिए। थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा देर रुक गए थे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यदेव ज्योति की चर्चा है। किसका है? सत्यदेव ज्योति की चर्चा है। अगला है क्या है? जवालोपनिषद। क्या है? जवालोपनिषद, इसमें ब्राह्मण विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेखित इसी उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्या? अलोपनिषद। क्या है? अलोपनिषद है, यह सबसे बाद का उपनिषद है। अलोपनिषद क्या है? यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुआ था। अगला है स्मृति साहित्य। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिली है ना। और स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। कितना है? 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिली है। नेक्स्ट है कि मनु स्मृति तथा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से क्या हुआ? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसका? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है याज्ञवल्क्य। क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया। क्या उचित बताया गया? जुआ खेलने को। नेक्स्ट है मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। ऊंची जाति को क्या? वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। दलित तथा महिला को क्या किया गया है? नीचे दिखाया गया है। अगला है इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 22 वर्ष बताया गया था। इस ग्रंथ में है ना पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें 8 प्रकार की विवाहित की चर्चा थी। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। अगला है संस्कार की संख्या 16 है। संस्कार की संख्या कितनी है? 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संस्कार की संख्या 16 है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण 3 प्रकार के होते हैं। अगला है देवऋण धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती है। अगला है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती है। अगला है पितृ ऋण है। क्या? पितृ ऋण है। संतान उत्पन्न कर इससे ऋण से क्या हुआ? ऋण से छुटकारा पाया जाता है। क्या? ऋण से छुटकारा पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि पितृ ऋण संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है
पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन है? पहला धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। तो धर्म में हो गया कि सामाजिक नियम व्यवस्था करना धार्मिक धर्म कहलाता है। अर्थ में है कि आर्थिक संसाधन को पूर्ति करना क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। काम शारीरिक सुख भोग को काम कहते हैं। और मोक्ष आत्मा का उद्धार मोक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आश्रम की संख्या कितना है? 4 है। आश्रम की संख्या कितना है? 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या है? बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ जीवन, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यासी है। चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए ब्रह्मचर्य, क्या है? ब्रह्मचर्य 5 वर्ष से 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा लेना क्या कहलाता था? ब्रह्मचर्य कहलाता था। क्या कहलाता? ब्रह्मचर्य। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा लेना ब्रह्मचर्य कहलाता था। नेक्स्ट है गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष से 50 वर्ष परिवार के साथ रहना क्या कहलाता है? गृहस्थ जीवन कहलाता है। अगला है वानप्रस्थ, 50 वर्ष से 75 वर्ष सामाजिक तथा धार्मिक जीवन वानप्रस्थ कहलाता है। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों सन्यासी। क्या है? सन्यासी जो है 75 वर्ष, क्या है? 75 वर्ष से वन में क्या है? वन में तपस्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या क्या है? 2 है। पहला है महाभारत तथा रामायण है। नेक्स्ट है रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। क्या है? प्रारंभ में कितना थे? 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में भी 24,000 श्लोक हैं। वर्तमान में कितने श्लोक हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 24,000 जो है वर्तमान में श्लोक है। इससे गुप्त काल में पूरा किया गया था। क्या किया गया था? गुप्त काल में पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में क्या अनुवाद बदायून ने किया? क्या अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायून ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता है। प्रारंभिक नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। वर्तमान में कितने? 1 लाख श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला है महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है ना, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व की भगवत गीता या गीता तथा क्या है? भागवत गीता या गीता कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आप लोग प्लीज़ दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। क्या? वैदिक काल से। वैदिक काल में क्या है? इसमें वैदिक
काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल में क्या है? वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक चला, है ना। तो वैदिक काल में कौन कौन आता है? ऋग वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल आता है। वैदिक काल में ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक में 1500 BC से 1000 BC तक चला और उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से 600 BC तक चला। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आगे है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आर्य थे। कौन? आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य मध्य एशिया मैक्समुलर से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का उपदेश क्या है? 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, इस अर्थात भारत को क्या मेरे प्यारे दोस्तों? आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अरनाय या निम्न कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया है। अगला है। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विद्रोह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया है, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। इस समय जो था सब वैदिक काल में कि सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय था, है ना। क्या था? गाय था। और अगला है। जो समृद्धि का संकेत थी, वो गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला है। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए शुद्ध करना गिविष्ट था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण समता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है ना। जो आर्य तथा अनाज क्या है? आर्य तथा अनार के साथ बीच हुआ, उसमें आर्य विजय हुआ। आर्य की क्या विजय हुआ? आर्यों का कबीला भरत था। क्या था? भरत था। कबीला जो है भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उस वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। उस वैदिक काल में क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो लोहे की खोज हुई। किसका खोज हुई? लोहे की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? गॉड मतलब ईश्वर होता है ना। तो क्या है? ये जो है त्रिभुजकार है ना। त्रिभुजकार है जो व्यापार दूसरे के यहाँ नौकरी करने का है। तो क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 को जो थे ईश्वर को मानने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। नेक्स्ट है, अगला है। वैदिक काल की नदियाँ प्राचीन आधुनिक। प्राचीन आधुनिक। प्राचीन में है, प्राचीन में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों?
क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन इतिहास। सिंधु जो है, सिंधु जो है वो आधुनिक नाम क्या है, सिंध है। सिंधु की आधुनिक नाम सिंध है। और विस्तृता की आधुनिक नाम झेलम है। विस्तृता की आधुनिक नाम झेलम है। शुभ अस्तु का स्वात है। शुभ अस्तु का स्वात है। गोमती का गोमल है। गोमती का आधुनिक नाम गोमल है ना। अगला आ जाइए, सदा नीरा। सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है। विपाशा का व्यास है। कुर्भ का कुरम है। कुर्भ का कुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन नाम क्या है, कुंभा। कुंभा की आधुनिक नाम काबुल है। क्या है, दृश्य द्विधि। दृश्य द्विति घघर है इसका नया नाम। चलिए, क्या है, पुरुषनी। पुरुषनी के नया नाम रावी है। और सतुद्री की सतलज है। आस्किनी की नया नाम चिनाब है। और सुषमा का सोहन है। क्या है, सोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपाशा की नया नाम व्यास है। विपाशा की नया नाम क्या है, व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला आगे चलते हैं। वैदिक काल के देवता। क्या है, वैदिक काल के देवता। पहले इसको बता देते हैं। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो वैदिक काल की देवता, चलिए वैदिक काल की देवता के बारे में बताता हूँ। इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इसे पुरंदर भी कहते हैं। अगला है अग्नि। इसकी चर्चा 200 बार हुआ है। अग्नि की चर्चा 200 बार हुआ है। वरुण, वायु। वरुण क्या है, वायु है। वरुण क्या, वायु है। वरुण की देवता क्या है, वायु है। सोम की देवता जंगल की देवता है। जंगल के देवता सोम है। और मारुत, तूफान के देवता मारुत है ना। तूफान के देवता मारुत है। और यह सबसे क्रोध वाले देवता थे रौद्र। क्या, रौद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संरक्षण एवं पालनकर्ता की देवता कौन थे, विष्णु थे। पशुओं का देवता पुष्ण थे। क्या, पुष्ण। तो गिविष्ट का अर्थ होता है कि गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई। क्या है, जमीन पर पड़ा निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्या है, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। अगला है, इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। इस समय वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। अगला है, वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में कितने प्रमुख संगठन थी, 3। कौन कौन है, पहला है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विधत। तो सभा में कि यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 8 बार होता था। कितने बार, 8 बार। तो चलिए आगे है समिति। यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 9 बार हुई। कितनी बार, 9 बार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, विधत। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई। कितने बार, विधत की चर्चा 122 बार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स। सभा तथा विदय। सभा तथा विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। अगला है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रासिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजक
क्या है, सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके मालिक को राजन कहते थे। अगला है उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। क्या हुआ, तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण समता से नगरीय समता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, महाजनपद का रूप ले लिया। क्या ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, रूप ले लिया। क्या चीज़ का, महाजनपद का। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला पॉइंट है महाजनपद काल सिंधु समता के बाद दूसरी नगरीय समता थी। क्या थी, दूसरी नगरीय समता थी। अगला है भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। भारत में कुल कितने महाजनपद है, तो 16 हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। आगे है 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। अगला है वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे। क्या कहते थे, बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय घारा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। इस समय जो घारा, मनका, मृदभांड जो है 4 प्रकार के होते थे। पहला है धूसर, दूसरा है काला, तीसरा है लाल, चौथा है मिश्रित। धूसर जो है मृदभांड कहलाता है, धूसर मृदभांड। दूसरा है काला मृदभांड, तीसरा है लाल मृदभांड, चौथा है मिश्र मृदभांड। क्या है, मिश्र मृदभांड। अगला क्वेश्चन, अगला है सर्वाधिक प्रचलन क्या है, सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। अगला है मिश्रित मृदभांड, लाल एवं काला दोनों का मिश्र होता था। अगला है इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। पहला है अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। यहाँ तक घोड़ा जाता था, वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, राजा से युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है वाजपेयी यज्ञ। क्या है, वाजपेयी यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। क्या, रथों की रेस लगाया जाता था। नेक्स्ट है राजसूय यज्ञ। क्या है, राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। क्या किया जाता था, राजसूय यज्ञ किया जाता था। अगला है उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गया। क्या हो गया, कृषि पर आधारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, वन लाइनर के पास आ चुके हैं। थोड़ा सा और सब्जेक्टिव थ्योरी और थोड़ा कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे क्या है, वन लाइनर में। चलिए अगला है वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए। क्या दर्शन दिए गए, संख्या दर्शन, कपिल व्याय दर्शन, गौतम योग दर्शन, पतंजलि को कहा जाता है। वैष्णिक दर्शन कनाद को कहा जाता है। और उत्तर मिशन वादरायण को कहा जाता है। पूर्वी मिशन, अगला क्या है, जैमिनी। पूर्वी मिशन जैमिनी कहलाता है, जैमिनी को कहा जाता है। अगला है
गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश संख्या दर्शन के लिए गए हैं। अगला है सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर दिखाना है। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कैसा था, नगरीय थी, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक थी, तो वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक थी। और सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु बैल है, और यहाँ पशुपालन क्या है, प्रमुख पशु बैल थी, पशु सिंधु सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय है। क्या है, प्रमुख पशु जो है गाय है। अगला क्वेश्चन है नियोजन। क्या है, नियोजन जो है, नियोजन है सिंधु सभ्यता में नियोजन है, और वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन। और सिंधु सभ्यता में युद्ध से परिचित नहीं थे, और वैदिक सभ्यता में गाय के लिए युद्ध होता था। अगला है कांसे की खोज। क्या है, कांसे की खोज क्या है, सिंधु सभ्यता में हुई थी। लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में हुआ। कृषि प्लस व्यापार की खोज क्या हुआ, सिंधु सभ्यता में हुआ। कृषि प्लस पशुपालन की खोज वैदिक सभ्यता में हुआ। अगला है शिव तथा मातृ देवी की पूजा। इंद्र महत्वपूर्ण देवता है। क्या है, इंद्र महत्वपूर्ण देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज वन लाइनर क्वेश्चन, अब थ्योरी ख़त्म हो चुका है, वन लाइनर पर आते हैं। और वन लाइनर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। और प्यारे दोस्तों, इस पर इसका फिर वन लाइनर ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, तो आप लोग इस पर बने रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंट, अर्थव्यवस्था में अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन है कौन सा, सभा एवं समिति संगठन। कौन है, सभा एवं समिति संगठन है। अगला है किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्यवस्था की गई है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्यवस्था की गई है, तो पुराण में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में, ऋग्वेद में किया गया है। अगला है क्वेश्चन, अगला है शूद्र। क्या है, शूद्र जो है, चलिए अगला है शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में। शूद्र का उल्लेख कहाँ ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। अगला है किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक जीवन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, तो पहला एवं 10वां मंडल के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्य, क्या है, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे, क्या था, अगस्त्य था। कौन था, अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक समाज के 4 वर्णों में विभाजित का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में होता है। अगला है वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खदान था। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खदान था, क्या था, सबसे खदान था, क्या था, यव या जौ था। अगला है पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि किस अधिकारों को
किस अधिकारों को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किस अधिकारी को राजनिर्मित के रूप में जाना जाता है? तो ग्रामनी को जाना जाता है। अगला, ऋग वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय से। अगला, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो अजुर्वेद पर। किस पर? अजुर्वेद पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ब्राह्मण वेद कहा जाता था। क्या? ब्राह्मण वेद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है मेरे प्यारे दोस्तों कि ऋग्वेद में जमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जमुना को 3 बार उल्लेख मिलता है। कितना? 3 बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पाणिनि ग्रहण। क्या? पानी ग्रहण कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में क्या करना है? अग्निहोत्र करना चाहिए, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है उसे असुर कहा जाता है। क्या है? किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है उसे असुर कहा जाता है। अगला है, किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो निरुक्त से चलता है। अगला है, ऋग्वेद सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब एवं दिल्ली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका है? तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का मिलता है। किसका? शूद्र का। अगला है, सत्यमेव जयते। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत हैं? तो मुंडकोपनिषद से। किसे? मुंडकोपनिषद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यासाचार आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जवाब क्या है? जवालोपनिषद से। क्या? जवालोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। कौन थी? सरस्वती थी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विद्वत थी। अगला है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? तो अजुर्वेद की। अगला, किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण में। क्या? ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्या? स्रोत सूत्र से संलग्न सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी? क्या? ज्यामितीय की। किसका? ज्यामितीय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। अगला है, प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में
एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध हुआ है उल्लेख हुआ है। अगला है जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? दशराग युद्ध कहा जाता है। यह जो है शुद्ध किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सेहरा शाहबाज क्या है? शाहबाज गढ़ी बोगज कोई अथवा तथा जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है उसे बोगज कोई कहते हैं। क्या कहते हैं? बोगज कोई कहा जाता है। अगला है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था वह बाल गंगाधर तिलक है। अगला है पुरुष मेथ का उल्लेख हुआ है कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विद्रोह माधव से संबंधित ऋषि है क्या? ऋषि गौतम राहु गण है। आगे है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। अगला है गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी कहाँ? उत्तर प्रदेश। क्या है? गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला है ऋग्वेद में जनता मुख्यतः विश्ववास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। अगला है सिंधु सरस्वती विस्तृता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संबोधित किया गया है? तो किसमें किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? संबोधित किया गया है तो सरस्वती को किया गया है। अगला है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? शिकार था। अगला है गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या है 18 और श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी संस्कृत में, है ना। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महाभारत हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार स्पष्ट क्या है? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। कौन है? वासुकी। अगला है उपनिषद में ऋग्वेद की मूलतः लिपि थी कैसा थी? ब्राह्मणी। कैसा थी? ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग क्या है? वैदिक कर्म कांड में होता है डैश होता है कौमा का संबंध है ऋग्वेद से। किससे है? ऋग्वेद से संबंध है। अगला है अगला क्वेश्चन चलिए। अगला अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था संबंधित है ईरान से। अगला है अघन्या माना गया है गाय को। अघन्या जो है गाय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। क्या समझा जाता था? गाय को। किसको समझा जाता था? गाय को समझा जाता था। अगला है
संस्कारों की संख्या कितना है? 16 है। संस्कारों की संख्या कितना है? 16 है। अगला है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था क्या? उपाध्याय। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला साभा और समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियां पत्रिका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? साभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है अथर्ववेद में। कहाँ? अथर्ववेद में। अगला है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अगला है सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है इंद्र को। किसको? इंद्र को। अगला है ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। किसे? अग्नि से। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्ण वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्री क्या? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र क्या? मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। कहाँ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप चलते हैं, धराधर मारते चलेंगे। आप लोग बने रहिएगा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। चलिए पहला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलिए। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? पूर्व वैदिक ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो ये है 1500 से 1000, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईसा पूर्व और निश्चित नहीं। तो एक का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 600 से 600 निश्चित बी आंसर हो जाएगा। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 में इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सा फसल है जो ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था, गेहूं का था। तो डी हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आगे है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी? 4 है। अगला है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किसका पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का हुआ है। किसका? इंद्र का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आगे क्वेश्चन चलिए 6 नंबर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसका? ऋग्वेद, उपनिषद और यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। अगला है ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसको माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो क्या ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में है कि वैदिक युग में यव क्या है? यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं थी। क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला है 11 नंबर। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रसिद्ध होता है? व्रीहि शब्द इन्हें ना, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ?
किसके लिए प्रयुक्त हुआ, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चावल के लिए। अगला है प्राचीनतम पुराण है, क्या है, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, पुराण विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण क्या है, प्राचीनतम है। अगला आ जाए 13 नंबर। 13 नंबर में है कि ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे। अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य। तो कौन थे। 13 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो विष्णु हो जाएगा, क्या, सॉरी इंद्र हो जाएगा, क्या, इंद्र हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा। अगला 14 का, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च उच्च स्थान प्राप्त है। तो क्या है, 14 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 14 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो किसका था मेरे प्यारे दोस्तों, प्रजापति का था। 14 का सी हो गया, प्रजापति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में आइए। 15 में है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कपिल, गौतम, कणाद और पतंजलि। तो कणाद को कहा जाता है, किसको, कणाद को। चलिए अगला है, ऋग्वेद में डैश सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1028 है, सी हो जाएगा, 1028 है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो विश्वामित्र ने किया था। बी, किसने किया, विश्वामित्र ने किया था। 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। आर्य का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था। कौन सा, घोड़ा। अगला है 19 नंबर, आर्यों की क्षमता कैसी थी। आर्यों की क्षमता कैसी थी, तो ग्रामीण थी। कैसी थी, ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। 20 नंबर में है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। सुमिलित कीजिए, क्या करना है, सुमिलित करना है। तो सुमिलित करने के लिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। और क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो ईश्वर महिमा से, है ना। और सी में जो है कौन संबंधित है, तो बलिदान विधि है। सी में यजुर्वेद से बलिदान विधि संबंधित है। D4 का डी से संबंधित है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, क्या, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।